हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। जैसे कि यहाँ पे खबर में आया हुआ है कि जो हरियाणा का जो आईडीएफसी बैंक है वहाँ पर 580 करोड़ रुपए का फ्रॉड मामले सामने आए हैं और यहाँ पे लगभग जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें आज पेश किया जाएगा अदालत में। तो ये न्यूज़ जो है वो आज की है और इसमें हम लोग इसमें जितनी भी घटनाएं हैं उसे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खबर में क्या आया हुआ उसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे खबर में आया हुआ है कि जो स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उन्होंने कहा है कि आईडीएफसी बैंक जो है वहाँ पे लगभग जो है 4 लोगों को घोटाले के मामले में पकड़ा गया है। इसके मुख्य बिंदु जैसे कि सरकारी विभागों के खातों में लगभग ऐसा माना गया है 590 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे घोटाला किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो अदालत में जो है इसे पेश करेगी आज। इसमें लगभग जैसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से यहाँ पे है विभव, ऋषि, अभिषेक सिंगला और स्वाति। ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पे पकड़े गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मामला आया हुआ है कि ये जो घोटाला हुआ है इसमें बैंक की जो कर्मचारी है उसकी भूमिका इसमें शामिल है। जैसे कि यहाँ पे माना गया है कि जो बैंक के कर्मचारी है उन्होंने यहाँ पे फर्जी फॉर्म के माध्यम से खाते खोले थे। यहाँ पे देखा गया है कि इंटरनल जो प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग किया गया था। यहाँ पे धनराशि जो है वो फर्जी कंपनियों को ट्रांसफ़र किया जाता था। तो यहाँ पे कर्मचारियों की भूमिका को यहाँ पे सामने लाया गया है। यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर बोला गया है कि जो पैसा था वो वापस खाते में डाल दिया जाता था। प्राइवेट प्लेयर्स और जो अफसर की यहाँ पे मिली भगत है इसमें इसे बताया गया है। यहाँ पर जितने भी जो बैंक के यहाँ पे कर्मचारी थे उन्होंने लगभग यहाँ पे मिलजुल कर ये घटनाओं को अंजाम दिया है। इसमें निजी खिलाड़ियों की भागीदारी भी शामिल है। अब हम लोग बात करेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में। ये क्या है और क्या क्या काम करता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नाम से भी इसे जाना जाता है। राज्य सरकार के अधीन एक जांच एजेंसी है। इसका उद्देश्य है सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मुकाबला करना। इसे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ही लाया गया है। इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि रिश्वतखोरी का पता लगाना, अनुपातहीन संपत्ति, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा जो है वो जैसे कि अगर वो गलत तरीक़ों से आप उसे जमा किया है तो उसका यहाँ पे पैसा का पता लगाना। साथ में यहाँ पे जांच संबंधी यहाँ पे इसके मुख्य कार्य हैं। पद का दुरुपयोग, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी पद पर नियुक्त है और वो उस पद का अगर दुरुपयोग कर रहा है तो उसका पता भी लगाना इसका मुख्य कार्य है। अब हम लोग बात करेंगे आईडीएफसी बैंक के बारे में कि ये क्या है और किसके अंतर्गत आता है। जैसे कि ये निजी क्षेत्र का बैंक है। इसमें संबंधित जो भी व्यक्तिगत कार्य होती है, रिटेल बैंकिंग, उच्च गुणवत्ता वाले यहाँ पे कॉरपोरेट ऋण प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि होम लोन, कार लोन, जैसे भी ये कुछ लोन जो लेते हैं लोग, तो इस तरह के लोन जो है इसमें प्रदान किए जाते हैं। इसकी सेवाओं को देखा जाए तो ये 24 घंटा काम करती है। बैंक घोटालों से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है आर्थिक वृद्धि में कमी। जैसे यहाँ देखा गया है कि जो सरकार है, अगर किसी भी तरह का अगर बैंक में घोटाला हो जाता है तो यहाँ पे उन्हें आर्थिक जो समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ता है और उसके लिए वे इसे बहुत भारी मात्रा में ऋण वसूलते हैं, जिससे यहाँ पे लोगों को आर्थिक वृद्धि में कमी देखी गई है। दूसरा हम लोग वो कह सकते हैं वो है बेरोजगारी। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके के जो घोटाले हैं ये जब सामने आती है
तो लोग जो है बेरोज़गार यहाँ पे साबित हो सकते हैं, क्योंकि सरकार भारी मात्रा में ऋण देती है और फिर लोग जो है इस ऋण से प्रभावित हो जाते हैं और लगभग बेरोज़गार हो जाते हैं। फिर है आम जनता का भरोसा टूटना। जैसे कि बैंकिंग प्रणाली में अगर किसी भी तरह का घोटाला होता है, तो जितने भी उसके आम मेंबर्स हैं, वे सारे जो उस पर विश्वास करके अपना जो भी यहाँ पे अकाउंट खुलाए थे, तो उनके ऊपर यहाँ पर जो भरोसा है वो टूट जाता है और उसके वजह से जो है उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी जो पैसे रहती है वो भी बैंक के द्वारा घोटाले होने पर चली जाती है, तो यहाँ पे जो भरोसा है वो लगभग बन नहीं पाएगा। अगला है बैंकों की सेवाओं पर असर। जैसे कि अगर एक बैंक में अगर किसी भी तरह का घोटाला होता है, तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी बैंक होती है, तो लगभग वहाँ पर भी जो है ऐसे घोटाला का संभावना बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो बैंक की कार्यप्रणाली है, उसमें भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। महंगाई और ब्याज में वृद्धि। अगर घोटाला होता है तो सरकार उसकी जो पूर्ति होती है वो पैसों की जो यहाँ पे ब्याज है उसे बढ़ा करके करती है, तो इससे महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, ब्याज में वृद्धि हो जाती है। निजी संपत्तियों का नुकसान। जैसे कि लोग जो अपना पर्सनल यहाँ पे जो पैसा जमा करते हैं, तो उनका यहाँ पे पैसा जो है वो भी नुकसान हो जाता है, वो भी चला जाता है। रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रीय झटका। ये भी कुछ यहाँ पे देखा जाए तो ये घटनाओं की वजह से क्षेत्रीय झटका जो है वो पड़ सकता है लोगों के ऊपर। जो आसपास के क्षेत्र में जितने भी बैंक है या फिर उससे जुड़े हुए जितने भी जो मेंबर्स हैं वो भी इसके प्रभावित हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालता है। जैसे कि यहाँ पे निवेश में भारी गिरावट आ सकती है, ऋण प्रवाह में कमी हो सकती है, विश्वास में कमी हो सकती है, आर्थिक मंदी और जो हमारा मंदी का खतरा वो शामिल हो सकता है, नियामक बोझ बढ़ सकता है। ये कुछ अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब ऐसी समस्याओं से कैसे हम बच पाए, उसके क्या क्या उपाय हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है गोपनीयता बनाए रखना। अगर हम लोग डेटा को अच्छे से उसे गोपनीय स्तर पर बनाए रखेंगे, तो वो डेटा जो है वो लगभग उसका प्रसार नहीं हो पाएगा और जो खुफिया एजेंसी है या फिर जो ऐसा घोटाला करते हैं उन तक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, तो ये सुरक्षा हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा काम है गोपनीयता को यहाँ पे बनाए रखना। दूसरा है मजबूत पासवर्ड और 2FA। जैसे कि हम लोग अक्सर कमज़ोर पासवर्ड डालते हैं, जैसे कि जिसे खोलना लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, तो ये घोटाले जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो हमें एक ऐसी पासवर्ड को यहाँ पे लगाना होगा जिससे खोलने में लोगों को यहाँ पे जो है लगभग नकारात्मक यहाँ पे प्रभाव पड़े। अगला कार्य है अलर्ट और मॉनिटरिंग। सुरक्षा के उपाय में यहाँ पे जो है अलर्ट लोगों को यहाँ पे ऐसी समस्याओं से अवगत कराना होगा, ताकि वे इससे संबंधित जो भी घटनाएं अगर भविष्य में हो सकती है तो पहले ही से उसका उपाय जो है वो लगा सके। और यहाँ पे कुछ मॉनिटरिंग, जैसे कि जितने भी अभी मशीन आ रही है तो उस पर कुछ ऐसा सिस्टम लागू किया जाए जिससे कि इस तरह की जो गतिविधि है उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो सरकार को मिल जाए और पता चल जाए कि किस तरह से जो है ऐसा घोटाला हो रहा है। अगला है ऑनलाइन सुरक्षा। जैसे कि अभी हम लोग कह सकते हैं कि अगर ऐसा जो घोटाला हो रहा है तो इसे कुछ सरकार को ऐसा स्कीम निकालना चाहिए बैंक प्रणाली में, जो कि ऑनलाइन के द्वारा यहाँ पे लोगों को इसे सुरक्षा मिल पाए। ATM कार्ड का यहाँ पे देखा गया है सुरक्षा। लोगों को अपना ATM कार्ड जो है उस पर लॉक सही से लगाना चाहिए। मतलब बोल सकते हैं कि जो ATM कार्ड है उसका यहाँ पे दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उसे लगभग जो है गोपनीयता बनाए रखना चाहिए। उसका जो यहाँ पे जो हम लोग जो डिटेल्स उसमें डालते हैं या फिर जो हमारा पासवर्ड होता है ATM कार्ड में, तो वो पासवर्ड को गोपनीयता के स्तर पर रखना चाहिए, उसे लोगों को ना बताएं। कुछ अन्य घोटाले भी है जो ऐसे
सामने आए हुए थे। ये अभी के नहीं है, ये लगभग कुछ समय पहले के हैं। ये लगभग 2025 के आसपास का रिपोर्ट है, जिसके अनुसार ऐसा माना गया है कि जो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा था वहाँ पर भी ऐसी घोटाले हो चुके थे। अब जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी घटनाओं को देखा गया है जो घोटाले से संबंधित है। तो यहाँ पे भारत में लगभग जो है हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे बैंक है जहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ होती रहती है। तो यहाँ पे सरकार को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि वे कुछ ऐसा यहाँ पे उपाय लाए जिससे जो ये समस्याएं हैं वो ठीक हो सके, ताकि लोग जो है यहाँ पर ऐसी समस्याओं से ना जूझे और बैंक का जो व्यवस्था है वो भी ख़राब ना हो। थैंक यू।